इजराइल को लगा था कि अमेरिका से मिले हुए हथियारों के सहारे वो फलस्तीनियों को तबाह बर्बाद करेगा और फलस्तीन एक बार फिर से अपनी जमीन खाली कर देगा इजरायलियों को अपनी नापाक बस्ती बसाने के लिए। लेकिन इस बार गजा के लोगों ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी है वो अपने आप में गजब है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये छोटी सी लड़की जिसकी उम्र बमुश्किल 7-8 साल होगी, ये किस तरह से कितने पुख्ता लफ्जों में कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये जमीन मैं नहीं छोड़ूंगी। इस बीच में जिस तरह से हुजी और हिजबुल्लाह ने फलस्तीन का साथ दिया है, इजराइल के लिए मुश्किलात बेहद बढ़ गई हैं। उसकी पूरी की पूरी ब्रिगेड, पूरी की पूरी बटालियंस खत्म हो रही हैं और सारी दुनिया में जिस तरह का दबाव पड़ रहा है, जिस तरह का आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसने पूरे युद्ध की सूरत बदल के रख दी है। मैं आपको बहुत डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा, जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार। इजराइल हमास जो वॉर चल रहा है उस पर हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों में जो अपडेट्स आई हैं उनमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। और देखिए, जब मैं यहां पर बैठा था सारी स्क्रिप्ट तैयार करके आपसे बात करने, तभी एक बड़ी अपडेट आई है। वो अपडेट ये है कि इजराइल के 7 सैनिक अभी अभी मारे गए हैं और सेंट्रल इजराइल में रॉकेट पहुंचे हैं। अब उसका क्या असर हुआ है, क्या क्या हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं, यह सारा कुछ आगे पता चलेगा। अभी जो खबर आई है वो इतनी ही है कि 7 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और सेंट्रल इजराइल में रॉकेट गिरा है। असल में लगातार ये लग रहा है कि इजराइल हमास का युद्ध जो है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 कि यह युद्ध सिर्फ उतना ही नहीं है जितना दुनिया का गोदी मीडिया और यहां का गोदी मीडिया हमको दिखा रहा है। मसलन हिजबुल्लाह का मामला ले लें। हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और यह हमले इस हद तक बढ़ गए हैं कि अमेरिका के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और इजराइल, उनके बीच के बातचीत में यह मुद्दा आया और अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर साहब ने कहा कि या तो आप लोग बातचीत से ये सुलझा लीजिए या अमेरिका भी इसमें दखल देगा। अब बातचीत के बारे में मैं आपको बता दूं कि ईरान और इजराइल की आज तक कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो यह मानता है कि इजराइल नाम की कोई चीज है ही नहीं। जैसे इजराइल कहता है फलस्तीन नाम की कोई चीज नहीं है, वैसे ही ईरान कहता है कि इजराइल नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये इल्लीगल, गैर कानूनी तरीके से इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है फलस्तीन के ऊपर। तो जिस स्टेट को वो मान्यता देता ही नहीं है उससे बातचीत क्या होगी। अब अमेरिका क्यों परेशान है, इसकी 2-3 वजहें हैं। उन पर हमले लगातार जारी हैं, लेकिन एक और कारण है और वो भी बहुत बड़ा कारण है, उसको समझना जरूरी है। बर्नी सैंडर्स का नाम उन लोगों को याद होगा जो लोग अमेरिका के चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं। आखिरी राउंड तक बर्नी सैंडर्स जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आखिरी राउंड में वो जो बिडेन से हार के बाहर हुए। बहुत सीनियर आदमी है बर्नी सैंडर्स और आमतौर पे उनको भी इजराइल का समर्थक माना जाता है। लेकिन बर्नी सैंडर्स ने एक बिल बाकायदा पेश किया और जो बिडेन से, यानी जो बिडेन की सरकार से यह डिमांड की कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि अमेरिका जो हथियार इजराइल को दे रहा है उन हथियारों का इस्तेमाल शहरी लोगों को मारने में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे तो यह इतनी नॉर्मल सी बात है, सारी दुनिया इस बात को जानती है कि अमेरिका के दिए हुए हथियारों से ही इजराइल लगातार फलस्तीन के शहरियों को मार रहा है। लेकिन फिर भी संसद के अंदर, वहां की सीनेट के अंदर यह डिमांड उठना अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक और घटना मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो आया जिसमें जो बिडेन का जो स्टाफ है, जो उनके साथ काम करता है, वो व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहा था। सबने अपने चेहरों पर नकाब, कपड़े बांधे हुए थे ताकि उनके चेहरे पहचाने ना जा सकें। लेकिन अपने आप में यह बहुत बड़ी घटना है और अमेरिका के इतिहास में अपने आप में एक अजीब घटना है जब राष्ट्रपति जो वहां का है, प्रेसिडेंट वहां का है, उसका स्टाफ युद्ध रोकने के लिए उसके दरवाजे पर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा सोच के आप देखिए अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो तो कितना बड़ा जलजला आ जाए। लेकिन अमेरिका में यह हो चुका है। पूरे अमेरिका में बिडेन का विरोध अलग अलग तरीके से हो रहा है और उसकी पार्टी के अंदर ही
भले थोड़े से लोग हैं लेकिन वो बड़े वोकल लोग हैं, खुल के बोलने वाले लोग हैं। वो ये कहना शुरू कर चुके हैं कि इजराइल जो कर रहा है, इजराइल जो कहर ढा रहा है, हवाई जो हमले से कहर ढा रहा है, जिसमें फलस्तीन के घर तोड़े जा रहे हैं, फलस्तीन के शहरी मारे जा रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं, ये सारा कुछ अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों से हो रहा है। तो ये ऐसी बात है जो सब जानते हैं, लेकिन अब अमेरिका के अंदर इसकी जांच होगी तो समझ में आएगा कि क्या होगा और यहां तक हालात पहुंचे कैसे। हालात यहां तक इसलिए पहुंचे कि इजराइल के जो सैनिक हैं, आईडीएफ जिसको कहते हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स, उनकी कई सारी नापाक हरकतें दुनिया के सामने आ गई। एक एक करके मैं आपको गिनवाता हूं। पहली हरकत तो तब आई जब वो जेनिन में एक मस्जिद में घुस गए। देखिए, दुनिया भर में जंगें होती हैं, लेकिन किसी जंग में कोई भी किसी का मस्जिद, किसी का मंदिर नहीं तोड़ता है, किसी का गिरजा नहीं तोड़ता है। जो नया सभ्य समाज है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसमें एक ये रूल है कि इस तरह की चीजों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, इस तरह की चीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन वो तो इजराइल है, मैं तो बार बार कहता हूं कि शैतान है। तो एक वीडियो आई, वीडियो आप देख पा रहे होंगे, जिसमें इजराइल के सैनिक मस्जिद के अंदर घुसते हैं। उनका फेस्टिवल था और फेस्टिवल में हनुक्का फेस्टिवल जो होता है जिसमें वो गाते हैं, तो मस्जिद के अंदर घुस के उन्होंने फेस्टिवल मनाया। वहां पर बाकायदा जूते पहन के मस्जिद के अंदर गए और वहां खड़े होकर अपने धार्मिक गाने गाए, अपने मजहबी गाने गाए। अब सोचिए ये किस स्तर की नीचता है, कितनी बड़ी शैतानी है। क्या लफ्ज मैं इसके लिए इस्तेमाल करूं कि मस्जिद में घुस के इजराइल के सैनिकों ने ऐसी नापाक हरकत की, और जब यह हरकत हुई, इसके वीडियोस बाहर आए, तो सारी दुनिया में इसकी लानत मलामत मजम्मत हुई। यूरोप में हुई, बाकी जगहों पर इसकी लानत मलामत हुई। और जब यह हुआ तो इजराइल को कहना पड़ा कि हमने उन सैनिकों को बर्खास्त कर दिया है और यह उन सैनिकों की गलती थी। लेकिन हकीकत तो यह है कि आपके सैनिक तो बमबारी से गिरजा भी गिरा चुके हैं, आपके सैनिकों की बमबारी में मस्जिद भी गिरे हैं। आप तो आज तक लगातार ये सारा कुछ कर रहे थे। अब मसला सिर्फ इतना बदल गया है कि सारी दुनिया बड़े गौर से देख रही है वहां से आने वाले वीडियोस को और उन पर रिएक्ट कर रही है। और इससे जो प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर के चलते इजराइल जैसे देश को, जिसका पूरा वजूद ही फलस्तीनियों को तबाह बर्बाद करने पर टिका हुआ है, आखिरशः हटाना पड़ा उन सैनिकों को और कहना पड़ा कि यह हमसे गलती हुई है, यह सैनिकों की गलती है, यह हमारी पॉलिसी नहीं है। इसका जवाब दिया फलस्तीनियों ने। पिछले जुमे को राफा के पास एक मस्जिद में, जिस समय इतनी सारी तबाही चल रही है, यह एक डर था कि उस मस्जिद के ऊपर कहीं बम फेंक कर सारे लोगों को एक साथ न मार दिया जाए। लेकिन बिना डरे उस मस्जिद में जाकर, जैसे जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, सैकड़ों हजारों फलस्तीनियों ने वहां पर जुमे की नमाज पढ़ी और उसका वीडियो बाहर आया। वो इस बात का जवाब था कि तुम चाहे जो भी हरकत करोगे, हम डरने वाले नहीं हैं। और फलस्तीनियों के इसी रेजिलियंस ने, फलस्तीनियों के इसी प्रतिरोध ने सारी दुनिया में तो इजराइल को बेपर्द कर ही दिया है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि पिछले हफ्ते भर से जमीन पर इजराइल एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया है। पहले खबर आई थी कि जो टनल्स हैं, उन टनल्स को पानी से भरने की बात हो रही थी कि टनल्स में पानी भर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं, उन्होंने कहा था कि इसको युद्ध अपराध घोषित करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब खबर आ रही है कि ऐसी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं, क्योंकि वो टनल्स बनी ऐसी हैं कि अगर उनमें पानी आता भी है तो वो तुरंत का तुरंत सारा निकल जाएगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो हमास के साथ जमीनी लड़ाई में न केवल लगातार इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, बल्कि इजराइल एक कदम आगे बढ़ने में भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि जमीनी लड़ाई में हमास के जो जाल है, हमास का जो जाल है, उसमें बुरी तरह से जकड़ गया है इजराइल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। गोलानी करके उनकी एक ब्रिगेड है से कैसे हुई मैं बताऊंगा। वो ब्रिगेड उनकी बड़ी मजबूत मानी जाती थी, बड़ी ट्रेंड मानी जाती थी। और जब वो ब्रिगेड जा रही थी
तो बाकायदा उन्होंने कहा था हम हमास को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन फिर खबर आई कि पूरी की पूरी गोलानी ब्रिगेड, जी एक आदमी नहीं, पूरी की पूरी गोलानी ब्रिगेड मारी गई, हलाक हो गई, खत्म हो गई। ये तो सिर्फ एक गोलानी ब्रिगेड जो बहुत ट्रेंड मानी जाती थी, उसका आप देख रहे हैं कि उसका जो अंजाम हुआ जमीनी लड़ाई में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसी कितनी ब्रिगेडें वहां पर खत्म हो चुकी हैं। और अब इजराइल के अखबार कह रहे हैं कि भले इजराइल ये कह रहा हो कि हमारे 1,500 लोग घायल हुए हैं, इतने लोग मारे गए हैं, लेकिन यह संख्या बहुत घटा के बताई जा रही है। असल में इजराइल के सैनिकों की बड़ी संख्या में हानि हुई है, बहुत सारे सैनिक वहां पर मारे गए हैं। इस पूरे खेल में कई बार इजराइल से ऐसी गलतियां हो गई हैं जिसकी वजह से इजराइल में ही उसका विरोध हो रहा है। जैसे 3 बंधक थे जिनको हमास के लोगों ने रखा हुआ था, उनकी लोकेशन वगैरह कुछ ट्रेस करते हुए ये लोग पहुंचे और फिर तीनों बंधक मारे गए। पहले इजराइल ने यह हल्ला किया कि फलस्तीन के लोगों ने, हमास के लोगों ने हमारे 3 बंधकों को मार दिया। लेकिन उसके बाद जब डिटेल्स आई तो इजराइल ने खुद माना कि यह फ्रेंडली फायर में हुआ है। असल में माना यह कि उनसे गलत फहमी हो गई है। आप ये सुनिए, जो न्यूज है उसको सुनिए, मुश्किल से 1 मिनट की न्यूज है, फिर मैं आपको बताता हूं। That 3 hostages held in Gaza have been killed in friendly fire. That, according to an Israeli military spokesperson. In a statement, they said during combat, the IDF mistakenly identified 3 Israeli hostages as a threat. As a result, the troops fired toward them and they were killed. और जब इन 3 लोगों के मारे जाने की खबर आई और यह पता चला कि आईडीएफ के लोगों ने ही इन 3 लोगों को मार दिया है, 3 इजरायलियों को इजराइल के ही सैनिकों ने मार दिया है सो कॉल्ड फ्रेंडली फायर में, तो इजराइल की सड़कों पर हजूम निकल गया। इजराइल के लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं और लगातार नेतन्याहू की लानत मलामत कर रहे हैं कि उसकी वजह से उनके लड़के मारे जा रहे हैं। हालत यह है कि संसद में भी विरोध शुरू हो गया है, लेकिन नेतन्याहू अभी वोटिंग नहीं करा पा रहा है इन सारी चीजों पर। वो नहीं चाहता है कि वोटिंग हो और उसको सरकार छोड़नी पड़े। और ये तो मैं बता ही चुका हूं कि पहले भी उसके सरकार के ऊपर खतरा था, खुद उसके ऊपर करप्शन के ढेर सारे आरोप लगे थे, जिनसे बचने के लिए ये सारा तमाशा उसने किया। साथ में एक और फ्रंट है जहां उसको मुंह की खानी पड़ रही है। जब हमास के साथ लड़ाई शुरू हुई तो उसने सोचा कि चलो वेस्ट बैंक पे कब्जा थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो वेस्ट बैंक से ऐसी तमाम सारी तस्वीरें आई, ऐसे तमाम सारे वीडियोस आए जिसमें वहां लोगों को अगवा करने की, लोगों को मारने की, लोगों के घर कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं। अब उसको लगा था कि सारे लोग तो लगे हैं हमास और इजराइल की लड़ाई में, इधर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे आपके जैसे लोगों की वजह से वो सारी दुनिया में पहुंच गया। और अब ब्रिटेन और अमेरिका और यूरोप के तमाम सारे देश इजराइल से इस पर सवाल पूछ रहे हैं। और सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि अमेरिका ने तो बाकायदा जो इस तरह के वायलेंट सेटलर जिनको वो कह रहा है, यानी जो इजराइल में जाकर बसे हुए लोग हैं और इस तरह का वायलेंस कर रहे हैं, उनको वीजा देने पर पाबंदी लगा दी है। और अब पूरा यूरोप इस पे बात कर रहा है। और जब पूरा यूरोप बात कर रहा है, खुद नेतन्याहू को आगे आके इसकी मजम्मत करनी पड़ी है। पहले तो कहता रहा कि यह झूठ है, लेकिन अब यह मजम्मत कर रहा है कि वहां नहीं होना चाहिए। यानी वेस्ट बैंक में भी जो कब्जे की इसकी कोशिशें थी वो भी कमजोर पड़ी हैं सोशल मीडिया की वजह से, सारी दुनिया में पड़ रहे दबाव की वजह से। असल में इजराइल को आदत नहीं है। इजराइल के साथ तो हमेशा क्या रहा है कि जब चाहा फलस्तीनियों के ऊपर जैसा चाहा जुल्म किया। अरब इजराइल वार जब हुआ था 60s में और 50s में, तो उस जमाने में दुनिया बहुत सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, सारी दुनिया होलोकास्ट को याद करती थी कि इन बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ है। और सब मिला जुला के वो कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। बेचारे फलस्तीनियों की बात जो है कभी बाहर निकल के नहीं आई। तो वही एक्सपीरियंस था, लगता था इनको कि इस बार भी हम वैसे ही कर लेंगे, जो चाहेंगे कर देंगे, बात निकल के बाहर नहीं आएगी। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो अल्टरनेटिव मीडिया का जमाना है, हमारे आपके जैसे लोगों का जमाना है जो हक के साथ खड़े होंगे, जिसको इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। जो इजराइल हो, अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, जहां भी हक के खिलाफ, जहां भी इंसाफ के खिलाफ बात होगी, बोलेंगे। तो ये सारी तस्वीरें दुनिया में फैल गई और जिस तरह का प्रेशर पड़ा है उसमें इजराइल के समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। और इसीलिए वो इजिप्ट जैसे देश के पास बार बार जा रहा है, बार बार कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से युद्ध विराम दोबारा हो जाए, ताकि उसके जो लोग अगवा किए गए हैं हमास द्वारा उनको रिहा करवा ले।
लेकिन हमास फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। हमास अगर तैयार होगा तो इसी शर्त पे तैयार होगा कि हम आपके 50 छोड़ेंगे, आपको हमारे 500 छोड़ने पड़ेंगे। देखते हैं कि इजराइल कब झुकता है। झुकना तो उसको पड़ेगा ही, और जो झुकना पड़ेगा उसके पीछे एक और बड़ी वजह है। अमेरिका हो, इजराइल हो, ब्रिटेन हो, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका एक ही दीन ईमान है, पैसा। मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे जो बिडेन को जो इजरायली ग्रुप्स हैं वो ढेर सारा पैसा देते हैं उसके इलेक्शन के लिए। मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे जिस समय जंग चल रही है, जिस समय यूएन में वोटिंग हो रही थी कि युद्ध विराम हो कि ना हो, और सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया था, ठीक उसी वक्त एक बड़ी डील इजराइल के साथ साइन की थी अमेरिका में, जिसमें मिलियंस में टैंक शेल्स जो हैं वो दिए जा रहे थे। यानी हथियार बेचना उनका मेन काम है और किसी तरह से पैसा कमाना मेन काम है। अब इजराइल का जो बीच है वो है हाइफा बीच। अभी जब G20 हुआ तो हिंदुस्तान ने भी उनके साथ करार किया, हाइफा बीच पे अदानी को अधिकार दिया कि वो यहां से हिंदुस्तान से सीधे जो है इजराइल अपने जहाज भेज सकता है व्यापार के लिए। हाइफा उनका बीच है जहां से दुनिया भर में व्यापार होता है, जहां से इजराइल की जहाजें दुनिया भर में जाती हैं और दुनिया भर की जहाजें इजराइल पहुंचती हैं माल लेकर। अब पहले बाब अल मंदाब से होकर ये जहाजें जाती थीं। अब रेड सी का जो ये पूरा मामला है, लाल सागर का जो पूरा मामला है, वो यमन से लगा हुआ है और यमन पहले दिन से फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। आपको याद होगा कि इजराइल का एक जहाज तो अगवा कर ही लिया था इन्होंने। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि हूजी ने, यमन की जो सेना है हूजी, उसने कहा था कि अगर फलस्तीनियों के साथ जो व्यवहार इजराइल कर रहा है वो करता रहेगा तो हम इस रास्ते से एक भी जहाज नहीं जाने देंगे। और अब उसने इसको अमल में लाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों डेनिस एक कंपनी है, डेनमार्क की कंपनी है, उसने कहा कि अब हम यहां से अपना व्यापार बंद कर रहे हैं, फिलहाल हम यहां से कोई जहाज नहीं भेजेंगे। इंग्लैंड के 2 शिप्स के साथ यह हुआ कि उनके ऊपर हमला हुआ और उसके चलते जहां पहले बाब अल मंदाब से होकर जहाज बड़ी आसानी से हाइफा पहुंच जाती थी, अब इस रास्ते को अवॉइड करने के लिए पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के वो हाइफा पहुंचेगी। यानी जितने का माल होगा उससे ज्यादा तो लग जाएगा ले जाने में, खर्चे कई कई गुना बढ़ जाएंगे। तो इजराइल जैसा देश जिसका दीन ईमान पैसा है, उसके लिए यह बड़ी मुश्किल की चीज है। धमकियां दी जा रही हैं यमन को कि अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो जाएगा, लेकिन यमन ने खुल के कह दिया है कि अमेरिका शामिल हो जाए चाहे इजराइल सीधी लड़ाई में शामिल हो जाए, हम ये हमला जारी रखेंगे, फलस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। अब यमन को जो लोग जानते हैं या मिडिल ईस्ट का थोड़ा सा इतिहास जो लोग जानते हैं, यमन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक, बड़ी आसानी से झुकने वाला नहीं है। सऊदी अरबिया के साथ उसकी लंबी लड़ाई चली और इस लड़ाई में भी अमेरिका सऊदी अरबिया के साथ था। उसके बच्चों को बहुत कुछ झेलना पड़ा, भूखमरी आई, गरीबी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन यमन झुका नहीं। और यही वजह है कि इस समय सऊदी अरबिया हो या अमेरिका हो, धमकी भले दे दे। सऊदी अरबिया ने तो फिलहाल कोई धमकी भी नहीं दी है, वो चुप है इस मामले में। अमेरिका धमकी दे चुका है, लेकिन अमेरिका जानता है कि यमन के साथ अगर हम लड़ाई में उलझे तो ये लड़ाई कोई 2-4 महीनों में नहीं खत्म होगी, ये बरसों चलेगी। और इजराइल भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर यमन के साथ वो उलझता है तो ये लड़ाई 2-4 दिन में नहीं खत्म होने वाली, 2-4 महीनों में नहीं खत्म होने वाली, बरसों चलेगी। और अगर उसमें हिजबुल्लाह भी शामिल हो जाएगा, अगर का सवाल ही नहीं है, हिजबुल्लाह भी शामिल हो जाएगा, तो हिजबुल्लाह, हमास और हूजी, इन तीनों से एक साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा इजराइल के लिए। दरअसल बहुत मुश्किल हो रहा है इजराइल के लिए। हिजबुल्लाह के कई सारे रॉकेट लगातार इजराइल में गिर रहे हैं। इजराइल ने कहा कि हम भी लेबनान पे हमला कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान इधर है, उधर लेबनान है, इधर हूजी है, इधर हमास है। अगर ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक साथ बनता है तो मिडिल ईस्ट के जो दूसरे अरब देश हैं उनके लिए भी इनके खिलाफ सीधे सीधे इजराइल का साथ देना आसान नहीं होगा। न ईरान झुक रहा है, न हिजबुल्लाह झुक रहा है लेबनान में, न यमन में हूजी झुक रहा है और न हमास हार मानने को तैयार है। और मैंने बताया ही था कि अब तो इजराइल के भी जो अखबार हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे मसाइल में, ऐसे मामलों में इजराइल फिलहाल उलझा हुआ है। अमेरिका अगर बड़ा दिल दिखाता,
अमेरिका अगर इजराइल को हथियार बेचने के चक्कर में, इजराइल को सपोर्ट करने के चक्कर में ना पड़ के अपने लोगों की बात सुनता और दोनों के बीच में बैठकर बातचीत करा देता, तो शायद इजराइल भी अपनी शर्म से बच जाता और फलस्तीनियों की जान भी बच जाती। लेकिन अमेरिका तो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का रोल निभा रहा है। उसको तो अपने हथियार बेचने हैं, उसके खुद की आर्थिक हालत बहुत खराब है और मिडिल ईस्ट के कई सारे तमाम सारे देश जो हैं, हालांकि वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, यूएई हो, कतर हो, ये सारे देश सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर तन के खड़े होते, अगर सीधे फलस्तीनियों के साथ खड़े होते और इजराइल से कहते कि बस बहुत हो चुका, अब तुम्हारा ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो सच में इजराइल भी अपनी बेइज्जती से बच जाता और फलस्तीन के लोगों की जान भी बच जाती। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, जंग ये लंबी चलेगी, तो सिर्फ फलस्तीनियों का नुकसान नहीं होगा। फलस्तीनी तो जान देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। फलस्तीनी किसी से डर नहीं रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, सारा कुछ झेल रहे हैं, लेकिन अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। इजराइल वो मुल्क है जहां के लोगों को जान देने की आदत नहीं है, जिनको आदत है कि फलस्तीनियों के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर लें। और अगर ये लगातार चलता रहा, अगर इजराइल के लोग लगातार मारे जाते रहे, तो नेतन्याहू के लिए अपने लोगों को संभालना ही बहुत मुश्किल होगा। और इस बीच में हिजबुल्ला, ईरान, इधर हुजी और हमास, इन सब से एक साथ लड़ाई लड़ना और साथ में दुनिया भर में जो उसकी तस्वीरें गई हैं, दुनिया भर में जो उसकी इमेज बनी है, उसके सामने खड़ा रह पाना इजराइल के अपने वजूद के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो शैतान जंग में कूद चुका है, शैतान को बड़ा घमंड है, शैतान को बड़ा गरूर है अपने हथियारों पर, लेकिन यह लड़ाई कुछ इस तरह से चल रही है कि शैतान के अपने वजूद पर भी संकट आ गया है। आगे जैसे जैसे अपडेट्स होंगे मैं देता रहूंगा, और जो मैं हमेशा कहता हूं वो अपील तो मेरा हक है, मैं आपसे करूं ही, कि अगर आप चाहते हैं कि लगातार मैं इस तरह की रिपोर्ट्स कर सकूं, लगातार मैं वो सारा कुछ कह सकूं जो गोदी मीडिया नहीं कह पाएगी, तो ज़रूरी है कि आप भी हमारे साथ खड़े हों। हमारा पिन कमेंट, जो पहला कमेंट होता है, उसको खोल कर देखें। वहां आप देख पाएंगे कि आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे भी मदद करना चाहें वैसे मदद करें, और अगर सुपर थैंक्स देना चाहें तो उसका तो स्वागत हमेशा है ही। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक ना किया हो तो ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों तक ये सच पहुंचाएं। ये जरूरी है ताकि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच बोल सकें। बहुत शुक्रिया।